Introduction of class 11th physics part फर्स्ट, जिसका सिलेबस अगर आपने देखा होगा होली एंड सोली मैकेनिक्स है। और यही मैकेनिक्स बड़े बड़े बच्चों को तंग करती है। ठीक है, वो इस वजह से है क्योंकि वो डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को नहीं समझे होते हैं और फिर एंट्रेंस में मात खाते हैं। यही मैकेनिक्स वो सब्जेक्ट है, फिज़िक्स का वो इम्पोर्टेंट फील्ड है जो एंट्रेंस में डिसाइडिंग रहता है, चाहे वो मेडिकल का एंट्रेंस हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग का एंट्रेंस हो। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। इस लेक्चर में हम खाली मैकेनिक्स को देखेंगे, व्हाट इज़ मैकेनिक्स एंड व्हाट आर इट इज़ डिफरेंट सब फील्ड्स। ठीक है, लेकिन before discussing the mechanics and its subfields, I would like to let you know what is physics. इसको हम शॉर्ट में देखेंगे। इसके बारे में आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन देंगे कि what is physics all about. Number 2, what is the scope of physics. ठीक है, इसको भी जानना इम्पोर्टेंट है। देखो, इस टॉपिक से हमें ये पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट कितना वास्ट है। कौन सा सब्जेक्ट? फिज़िक्स कितना वास्ट है। इसके चलते हुए अच्छा, उस वास्टनेस का अंदाज़ा कहाँ से हो जाएगा? जब हम फिज़िक्स के दो सब फील्ड्स के बारे में जानेंगे। वन इज कॉल्ड इज दी क्लासिकल फिज़िक्स। देखिए, ये जो मैं आउटलाइन दे रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब कभी भी आप फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये आउटलाइन जो है और ये लेक्चर जो है आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर। एंड देन द अदर फील्ड ऑफ फिज़िक्स which gives us an idea about the scope of physics is the quantum physics. मैं आपको वैसे ही चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा जैसे मैं खुद समझाऊं। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक, देखो, मैं आपको यही बतला देता हूँ ये चीज़ कि क्लासिकल फिजिक्स जो पूरी पूरी 11th में है, आपका सिलेबस जो है वो, ठीक है, 11th क्लास में जो भी आप पढ़ रहे हो वो क्लासिकल फिजिक्स है। और ये इसका तारुफ जो है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा क्लास 12th में। ठीक है, कहाँ पे? क्लास 12th में। वो भी जब आप पार्ट सेकंड पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स, इसको आप कभी कभी नाम मॉडर्न फिजिक्स भी दे देते हैं। इसको मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहते हैं वो भी आपको बतला देंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम आपके साथ आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं कि इस लेक्चर में आगे होने वाला क्या है। ठीक है ना, आपको क्या क्या चीज़ जो है देखने को मिलेगी। ठीक, चूँकि जो है हम यहाँ पे क्लास 12th जो है सिलेबस को डिस्कस नहीं करेंगे, हमने क्लास 11th सिलेबस को डिस्कस करना है, वो भी मैकेनिक्स को डिस्कस करना है, पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करना है। तो हम क्लासिकल फिजिक्स को देखते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है, क्योंकि मैंने बोला कि क्लास 11th में जो पूरा पूरा आपका सिलेबस है वो क्लासिकल फिजिक्स है। ठीक है, कई बच्चों को ये भी नहीं पता रहता हो कि होता है क्लास 11th में कि वो जो फील्ड ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं वो एक्चुअल में क्लासिकल फिजिक्स है। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या है उसके बारे में जानकारी अभी मिलेगी। ठीक है, वो क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, ठीक है, और क्लासिकल फिजिक्स भी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है ना, बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें से जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। आप समझ में आया कि मैंने वहां पे मैकेनिक्स क्यों लिखा था? क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है वो होली एंड सोली मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिजिक्स का ही एक सब फील्ड है। फिजिक्स से क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स से मैकेनिक्स।
अब मैकेनिक्स के भी अपने सब डोमेन्स हैं. वन इज कॉल्ड इज दी सब डोमेन्स है. वन इज कॉल्ड इज दी स्टैटिक्स. एक को हम बोलते हैं स्टैटिक्स एंड दूसरे को बोलते हैं हम डायनामिक्स. ठीक है. अब डायनामिक्स के भी अपने दो सब फील्ड्स हैं. ठीक है, जो आप क्लास 11th में पढ़ते हो. व्हाट आर दे? मैं यहां पे लिख देता हूं. डायनामिक्स किसका सब फील्ड है? मैकेनिक्स का. और इसके दो सब फील्ड्स कौन कौन से हैं? इसके दो एक का सब किसका सब फील्ड है? मैकेनिक्स का. और इसके दो सब फील्ड्स कौन कौन से हैं? इसके दो एक तो काइनेमैटिक्स, एक तो है काइनेमैटिक्स, एक तो है काइनेमैटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स. दूसरा है काइनेटिक्स. तो ये आउटलाइन है इस लेक्चर का. मतलब इस लेक्चर में हम ये चीज़ों को देखेंगे एंड दिस इज एन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउटलाइन. ठीक है. तो अगर आपको मतलब एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए. फिर जाके आप जब क्लास 11th में जो सा भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, आप अपने आप को लोकेट कर पाओगे. ठीक है. आप जो है फिर जब आप अपने आप को लोकेट कर पाओगे कि आप फिज़िक्स के किस फील्ड में, फिर आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे. चले, आउटलाइन तो हो गया. अब हम एक एक करके जो है जो चीज़ें हमने आउटलाइन में डिस्कस करी है उनको देख लेते हैं. सबसे पहले क्या था अपन के पास? फिज़िक्स. फिज़िक्स को देखते हैं कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है. देखिए, जैसे आप केमिस्ट्री जब पढ़ने को उठाते हो तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि द सब्जेक्ट मस्ट बी ऑल अबाउट द केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस. उसी प्रकार से जब आप बायोलॉजी पढ़ने को उठाते हो तो वहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ आती है कि इट्स ऑल अबाउट द लाइफ, राइट. फिर प्लांट लाइफ आप पढ़ते हो बॉटनी में, और जोलॉजी में आप पढ़ते हो फिर एनिमल लाइफ. दैट इज़ अ सेकेंडरी क्वेश्चन, राइट. तो इसी तरीके से आप जब फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुरंत आपके दिमाग में कोई चीज़ तो आनी चाहिए ना कि ये सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ जो है हमने पढ़ने को मिलेगा. तब जाके जो है आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप होगा. ठीक है. देखते हैं, चलते. फिज़िक्स ये एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, फ्यूजिस से. ठीक है, FUSIS, जिसको हम जब डी कोड करते तो इसका जो मीनिंग निकल के आती है दैट इज नेचर. ठीक है. See, this subject is all about, the subject of physics is all about the study of nature and the laws associated with the nature, right? यानी natural laws, right? So on the basis of this, if somebody asks you to define the subject physics, आप कैसे डिफाइन करोगे? That it is the subject where which we study the basic laws of nature and then learn how to use such laws in explaining the different physical phenomena happening around us, right? It is what is the physics. Suppose इस चीज को हम एक टिपिकल एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉलिंग ऑफ एन एप्पल टुवर्ड्स द ग्राउंड. ठीक है ना. या इसको छोड़े, ये एक चौक हमने लिया है तो इसको मैं एक ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ देता हूँ. इट बाय इट्स ओन इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया? तो मैंने न तो इसको ऊपर फेंका था न तो मैंने इसको डिलिबरेटली नीचे फेंका, है ना. तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ दी ग्रेविटेशन ना. So, and which law explains the phenomena of dropping down the chalk, of the chalk getting attracted towards the earth? It is the universal law of gravitation, right? So this is what is actually the physics is. Okay. Or other way of defining the subject physics is that it is sometimes said to be the study of matter. यहाँ पे हम मैटर को स्टडी करते हैं एंड एनर्जी. ठीक है.
and the interaction between the two. And the interaction between the two. See, both the definitions by one way or the other way mean the same. How come? Because matter and energy are actually the basic constituents of nature. Okay, and their interaction gives rise to the different natural physical phenomena. Okay, so there are many ways of defining the physics. There is no exact and accurate definition possible for this subject, right? So अगर आप मुझे बोलोगे इसको डिफाइन करने के लिए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करूंगा. लाइक आई फील दैट फिजिक्स इज अ पजल सॉल्विंग काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, okay, like that of mathematics. But the difference here only is that the problems we solve here in this particular subject are created by nature, ठीक है, not by the human mind. Okay, so nutshell में अभी आप इस लेवल पे ये याद रखेंगे कि it is all about the nature and natural phenomena and the laws which are explaining the different physical, phenomena happening around us, right? So I hope, this is a brief introduction regarding the subject physics. I hope you understand it. Now we'll be discussing the scope of physics, right? Scope of the subject physics. मैं आपको वहीं पे बतला दिया था ये बात कि इससे हमें वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है, या आप बोले रेंज, आप बोल सकते हो रेंज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट कितना वास्ट है, ठीक है. अच्छा, उसका आइडिया हमें कैसे लगेगा, ठीक है, वो तब लगेगा जब हमें इसके दो सब फील्ड जो इंपॉर्टेंट है उस पे नजर होगी. What these two subfields are, one is called the classical physics. आउटलाइन याद करें, ठीक है, classical physics, and the other field is called as the quantum physics. Other is called the quantum physics. ठीक. सो इससे हमें कैसे ये अंदाजा हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट कितना वास्ट है, इस चीज का आंसर अभी पता चलेगा, ठीक है. क्लासिकल फिजिक्स है तो ये फिजिक्स का ही फील्ड है ना, ठीक है, सब फील्ड या आप सब डोमेन बोले, जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना को पढ़ते हैं, वो सारी नेचुरल फिनोमेना को पढ़ते हैं, टू बी मोर एग्जैक्ट, जिनमें बड़ी साइज की बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है. मतलब वो सारी फिनोमेना को पढ़ते हैं जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही होती हो, ठीक है. यहाँ पे लिख देते हैं, वो सारी फिनोमेना को पढ़ते हैं यहाँ पे जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही हो, ठीक है. मैक्रोस, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही हो, ठीक है. यहां पे अगर हम देखें क्वांटम फिजिक्स में हम बोलते हैं कि ये वो फिजिक्स का वो सब फील्ड है या सब डोमेन है जिसमें हम उन फिनोमेना को पढ़ते हैं जिनमें जो है ना स्मॉल जो है या माइन्यूट पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है. तो यहाँ पे जो फिनोमेना हो रही हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है. किस लेवल पे बेटा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक. अब देखें, मतलब हम बोले कि यहां पे कि
यहाँ पे बॉडीज जो जिनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो बड़ी साइज की होती है। बिकॉज मैक्रो जो है, मैक्रो आप देखें, मैक्रो का मतलब होता है बिग, ठीक है, यानी बिग साइज बॉडीज जो है, ठीक है, वो जिन फिनोमिना में इन्वॉल्व होती है उनको हम इस वाले सब डोमेन में पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। अब आपका क्वेश्चन होगा कितनी बड़ी बॉडी, कितनी बड़ी होनी चाहिए? एट लीस्ट जो है जिसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई बोले तो विदाउट द एड और विदाउट द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप और व्हाटएवर, जो भी, ठीक है, मतलब अपने आंखों से हम जिसको देख सकें। और अपर लिमिट पे आप यूं समझे, साइज के अपर लिमिट पे यूं समझे कि कोई लिमिट नहीं, बट आपके रेफरेंस के लिए हम बोल देते हैं कि अपर लिमिट आप कंसिडर कर सकते हो द साइज ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ, ठीक, द साइज ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। यहां पे लिख देता हूं, इफ इट इज विजिबल टू यू, व्हाट इज द साइज ऑफ द यूनिवर्स? It is 10 to the power 26 meter. 10 to the power 26 meter is what is the size of universe. ठीक है जी। और यहां पे माइक्रो मीन स्मॉल, और आप माइन्यूट बोले। अब कितना माइन्यूट, कितना माइन्यूट? एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्या यहां पे लिख देते हैं एटॉमिक लेवल साइज, या आप बोले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक लेवल, ठीक, ये बात समझ में आई? जैसे आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? आपका इलेक्ट्रॉन आता है, आपका प्रोटॉन आता है, आपका न्यूट्रॉन आता नहीं आता, ठीक है। साइज की अगर आप नंबर में बात करोगे तो द साइज ऑफ द पार्टिकल्स विच आर इन्वॉल्व्ड हियर, ठीक है, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 10, यहां पे लिख देता हूं 10 टू द पावर -14 मीटर। इट इज 10 टू द पावर -14 नेगेटिव पावर, राइट, दैट मच स्मॉल, ओके। तो ये बोलने का मतलब ये है कि आपको अब पता चलना चाहिए, अब आप खुद बोलेंगे कि जब आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ोगे, कहाँ पे? क्लास 12th में जब आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ोगे, या आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हो, या आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, या आप बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे, ठीक, अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो समझ में आ रहा है, एटम, न्यूक्लियस, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, या आप क्लास 12th में पढ़ोगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन और फोटोन की इन्वॉल्वमेंट है, अगेन माइन्यूट पार्टिकल्स, राइट। सो ये अब आपको खुद पता चलेगा कि जब आप माइन्यूट पार्टिकल्स के रिलेटेड, के एसोसिएटेड जो फिनोमेना हो रही होगी वो पढ़ रहे होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ पता चलेगी कि वी आर इन क्वांटम फील्ड, ठीक है, हम क्या फिजिक्स के क्वांटम फील्ड में, ठीक है। और यहाँ पे जब आप बड़ी साइज की बॉडीज को पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है ना, उनके साथ जो एसोसिएटेड फिनोमेना हो रही होगी उनको स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए वी आर इन व्हाट फील्ड, वी आर इन दी क्लासिकल फील्ड, राइट। एक तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, दिस इज दी वन कंक्लूजन।
द अदर कंक्लूजन इज दिस कि आप को स्कोप यानी वास्टनेस सब्जेक्ट के बारे में पता चलना चाहिए कि ये कितना वास्ट है। देखिए कैसे इतने से इतने छोटे पार्टिकल्स के साथ जो फिनोमेना हो रही होती है, जो ठीक है, उनको भी हम फिजिक्स से स्टडी करते हैं। वो दूसरी बात है कि उस फिजिक्स के उस फील्ड को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, बट फिजिक्स उस पार्टिकल के साथ, इस साइज के पार्टिकल के साथ जो फिनोमेना हो रही होती है उसको भी जो है एक्सप्लेन कर देती है। और ये जो है इस साइज के बॉडीज को, ठीक है ना, कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द यूनिवर्स, हाँ ठीक है, इस चौक साइज से लेके इस साइज तक, ठीक है, ठीक है, उसको हम किस फील्ड में पढ़ते हैं? उसको हम क्लासिकल फील्ड में पढ़ते हैं। बस देयर आर अदर डिफरेंसेस एज वेल, बट दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द लेवल, राइट? आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू पीपल। अभी के लिए हमने इस लेवल पे ये डिफरेंस एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए। दो कंक्लूजन्स, वन कि स्कोप कितना है, कि स्कोप कितना बड़ा है इस सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट का, फिजिक्स का। दूसरा कि हम अपने आप को लोकेट करें कि जब भी हम जहाँ पे भी हम जो है ना, जो भी टॉपिक पढ़ें, जो भी फिजिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ें, तो हमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि वेदर वी आर इन द क्लासिकल फील्ड ऑफ फिजिक्स और इन द जो है क्वांटम फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं अगर आपको बात कहूँ कि अच्छा, और एक बात जो आपको आगे पता चलेगा 12th में, कि आप इस फील्ड को मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस क्वांटम फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स भी समटाइम्स कहते हैं। व्हाई इट्स सो? बिकॉज इट हैज़ बिकम ओल्ड एज वेल, जो है, बट still we are calling the subject as the modern physics. Why it was so? Because it came into existence in the recent past. ठीक है, ये recent past में जो है existence में आ गई। Because मैं आपको बतला दूं 18 हाँ यहाँ पे लिख दूं, यार स्पेस कम है ना, बट लिख देता हूँ, ठीक है, एक important point है जो मैं लिख देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके 1860 से 1930 तक, इस पीरियड में some beautiful experiments were conducted. Like एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, राइट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, उनको क्लासिकल फिजिक्स जो है पूरी फेल हो गई समझाने में। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स जो है उन जो वहाँ से रिजल्ट्स हमें मिलते थे उन एक्सपेरिमेंट्स से, क्लासिकल फिजिक्स एक चीज़ बोलती थी लेकिन रिजल्ट कुछ और आता था। कंप्लीटली कंसेप्चुअली एज वेल एज थ्योरेटिकली क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई। ठीक है, वो क्यों फेल हुई, वो जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे वो आपको वहाँ पता चलेगा डिटेल में। लेकिन हाल फिलहाल के लिए क्लास 11th में हमें जो है ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में आपको अच्छा खासा पढ़ने को मिलेगा क्लास 12th में। यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ठीक है, ये आपको क्लास 12th में, वो भी किस पार्ट में? पार्ट सेकंड में, मोर इंपॉर्टेंटली, ठीक है, पार्ट सेकंड में अच्छा खासा पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे जो फील्ड्स है जिनको हम देखते हैं, वो आपकी एक क्लासिकल मैकेनिक्स है, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स जो इसमें आती है। आप देखें, मैकेनिक्स क्लास पार्ट फर्स्ट जो आपका सिलेबस है 11th का, वो मैकेनिक्स है पूरी। ठीक, तो क्लासिकल मैकेनिक्स, व्हाई क्लासिकल? बिकॉज द bodies which would be involved would be of bigger size, ठीक है, जिनको हम एटलीस्ट अपने नेकेड ऐसे देख सकते हैं, ऐसा समझो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई क्लासिकल। अब मैकेनिक्स क्या चीज़ है वो हम आगे देखेंगे इस लेक्चर में, वो हमने आपको आउटलाइन में दे ही दिया है कि इसको भी हमने देखना है कि व्हाट इज मैकेनिक्स एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट सब फील्ड्स। ठीक है, या आप यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे। ठीक है, बट जो हमारा इंटरेस्ट अभी के लिए है इस लेक्चर में,
जो 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 हमने देखना है वो मैकेनिक्स है, ठीक है। आप ये देखो, जो भी आप फिजिक्स पढ़ोगे ना क्लास 11th में, वो पूरी की पूरी क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है। क्लास 11th में जो आप पढ़ोगे वो पूरी की पूरी क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है। 11th क्लास में जो पढ़ोगे। अब दूसरी बात जो मैंने बोलनी है, व्हाट इज दैट इज, मतलब क्या बात, ठीक है, वो ये है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इट इज द सब फील्ड ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो आपको 11th में मैकेनिक्स जो आपका मेजर पोर्शन है सिलेबस का, वो क्लासिकल मैकेनिक्स ही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके, एंड व्हाट आर इट इज डिफरेंट सब फील्ड्स, ठीक है। अभी तक लेक्चर में पीछे जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है वो मात्र इस चीज़ के लिए थी कि आपकी फाउंडेशन बन जाए, आपकी बेस बन जाए, इसलिए हम चीज़ों को स्क्रैप से स्टार्ट किए, ठीक है। और आपको मोर इम्पोर्टेंटली ये चीज़ समझ में आए कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, ठीक है ना, जो असल मकसद है। क्योंकि क्लास 11th में हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स ही तो पढ़ते हैं, या जिसे आप सिंपली मैकेनिक्स के नाम से जानते हो, ठीक है। क्लासिकल क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमने मैकेनिक्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक साइज बॉडीज को पढ़ना है, ठीक है ना। क्लासिकल में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर, बिकॉज इसको हमने अच्छे तरीके से पीछे एक्सप्लेन करा है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या चीज़ है, ठीक है ना। मैकेनिक्स जो है, इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है, इसमें हमें मोशन ऑफ अ बॉडी जो है पढ़ने को मिलता है, ठीक है। ऑल अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स, राइट। जब बॉडी पे फोर्स लग रहा हो और वो मूव कर रही हो, उसको हम स्टडी करते हैं किस में, मैकेनिक्स में। अच्छा, इस मोशन को हम फिर अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बाय मीन्स ऑफ सम फिजिकल लॉस, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ अ बॉडी को समझते हैं बाय मीन्स ऑफ सम फिजिकल लॉस, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब मोशन में हम, बॉडी के मोशन में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, वो हम जब डिफरेंट सब डोमेन्स मैकेनिक्स के देखेंगे अभी, उसमें हमें अच्छे तरीके से जो है समझ में आएगा। बट उससे पहले कि हम मैकेनिक्स के डिफरेंट सब डोमेन्स को आपको एक्सप्लेन करें, मैं आपको बतलाऊंगा कि मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोच क्या क्या है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी जल्दी इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम डिफरेंट जो है सब फील्ड्स या सब डोमेन जो मैकेनिक्स के उसको एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पे हमें अच्छे तरीके से ये मोशन जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। मैकेनिक्स देखें, एक अप्रोच इसका जो रहता है, जो हमने पढ़ना है इस लेवल पे, दैट इज कॉल्ड द न्यूटोनियन अप्रोच। दैट इज विच अप्रोच इज द न्यूटोनियन अप्रोच, ठीक है। विच अप्रोच, दैट इज कॉल्ड इज द न्यूटोनियन अप्रोच। द अदर अप्रोच is called the Lagrangian approach. डरना नहीं, ठीक है, टर्म से डरना नहीं, एक्सप्लेन कर देते हैं और आपको बतला देते हैं। ROACH, and the third one is called as the Hamiltonian approach. Hamiltonian. Now, what is the difference? Difference between these approaches, right, which are used to solve the problem of a mechanics. See, हमने यहाँ पे मैकेनिक्स में जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे, हम क्या बोले कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो मोशन में आ रही है, फिर उस मोशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं बाय सम फिजिकल लॉज, ठीक है। अगर ये फिजिकल लॉज को हम कंसिडर करते हैं कि दे आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, then this approach would be called as the Newtonian approach.
of studying the motion of a body, या बोले of studying the mechanics of a body, ठीक है, then such mechanics is called the Newtonian mechanics. इस mechanics को फिर आप बोल सकते हो, this is called as the Newtonian mechanics. Now जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, आप उसे क्लासिकल मैकेनिक्स बोले या सिंपली मैकेनिक्स बोले, और इफ यू वांट टू बी मोर प्रिसाइज देन इट इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, बिकॉज इस लेवल पे जो हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बाय मींस ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. समझ में आई बात? ठीक है. अच्छा, इसमें हम वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील करते होते हैं. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील करते होते हैं, वेक्टर्स के साथ. ठीक है, दैट्स व्हाई वेक्टर algebra plays in a very important role here in this particular approach, right? So before jumping into the mechanics directly, into the Newtonian mechanics directly, आपको वेक्टर अलजेब्रा पे अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद लैग्रेंजियन अप्रोच, जो ये दो अप्रोच है, हार्डली इस लेवल पे बच्चे ये नाम सुने होंगे, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन अप्रोच. इसमें आप स्केलर के साथ, स्केलर क्वांटिटीज के साथ डील करते हो. ठीक है, जनरली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. समझ में आई बात? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वेक्टर के साथ डील करना डिफिकल्ट है कंपेरेटिव टू स्केलर. व्हाई इट्स सो? क्योंकि वेक्टर के साथ जब आप डील करते हो तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी ख्याल में रखना पड़ता है. ठीक है, तो जब भी हमारी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है तो हम प्रेफर नहीं करते हैं हम उसको न्यूटोनियन अप्रोच से सॉल्व करें. हम प्रेफर तब करते हैं कि हम इसे हैमिल्टोनियन या लैग्रेंजियन अप्रोच से सॉल्व करें. समझ में आई बात? तो यहां पे आप बोल सकते हो कि यहां पे हम सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स. इस लेवल पे 11th लेवल पे हम सिंपल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते हैं, बट यहां पे आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो क्योंकि यहां पे हम स्केलर क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं. ठीक है, ये समझ में आई. बट आपको याद रखना है, इस लेवल पे न तो आपको ये अप्रोच पढ़ना है, न तो आपको ये अप्रोच पढ़ना है. अगर आपको इस सब्जेक्ट के साथ कल को प्यार हो गया, आपने इस सब्जेक्ट को कैरी ऑन कर दिया आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, हायर स्टडीज पे, तो वहां पे आपको ये दो अप्रोच, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन अप्रोच जो है अच्छा खासा पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, बट simultaneously I would like to say the best method to understand the mechanics of a body is the Newtonian approach. ठीक है, इसीलिए इस लेवल पे जो है आपको न्यूटोनियन अप्रोच से जो है मैकेनिक्स को समझना है. यानी हम जो मैकेनिक्स, आप बोलोगे टू बी मोर प्रिसाइज, हम जो मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होगी. ठीक है, देखो फिजिक्स से हम आए क्लासिकल फिजिक्स से हम क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स से हम आए न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो एक्चुअल में हम पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, क्लास 11th की अगर बात करें तो. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सब डोमेन्स ऑफ द मैकेनिक्स, और इफ यू वांट टू बी मोर प्रिसाइज नाउ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स. ठीक है, if you recall the outline which I have given you in the beginning of the lecture, वहाँ पे हमने mention किया है कि what are the different subdomains. अब हम एक एक करके जो है हर एक subdomain को समझेंगे. ठीक है, one is called is the statics,
ठीक, एंड द अदर इज कॉल्ड एज द डायनामिक्स। याद करें, लेक्चर के स्टार्टिंग में ये चीज़ हमने डिस्कस करी है। ठीक, देखिए स्टैटिक्स बोले तो समथिंग इज एट रेस्ट। ठीक है, यानी बॉडी पे फोर्सेस भी लग रहे बट स्टिल जो है बॉडी एक जगह ठहरी हुई है। ठीक है, अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं कर रही है विद द टाइम। ठीक है, कैसे हम इसको समझते हैं? मैं एक 2-4 सिस्टम से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हर चीज़ जो है हम वर्बली नहीं समझ सकते। ठीक है, सपोज मैंने एक सरफेस ले ली, ये मैं एक सरफेस ले लिया, इस पे मैंने एक बॉडी रख ली। ठीक है, अगर मैं इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं, सपोज F1, ठीक है, तो ये बॉडी इमीडिएटली इधर जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा हूं, सपोज मैं इसको F2 नाम देता हूं। इक्वल मैग्नीट्यूड बोले तो F1 जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F2, यानी ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर है, तो ये बॉडी जो है मूव नहीं करेगी, रेस्ट में रहेगी। ठीक है, समझ में आया बात? रेस्ट में बोले तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी जीरो रहेगी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक्सेलरेशन भी इसका जीरो होगा। समझ में आई बात? नाउ आपने न्यूटन सेकंड लॉ स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज F is equal to mass into acceleration, A vector force vector, right? Now this is not F, this is F net to be more precise. F net acting on the body, right? Net force acting on the body. We have seen that if this acceleration here is zero, that implies this force F net is also zero, right? ठीक है, मतलब समझ में क्या आया कि इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, इवन आफ्टर डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन F net एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज टू बी जीरो। मतलब F net जीरो होना ही होना है। समझ में आई बात? बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। If net acting on the body is zero, it does not mean that the body would be at rest. It does not mean that the body is always at rest. समझ में आई बात? तो इस स्टेट को हम, इस स्टेट ऑफ द बॉडी को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक। तो नटशल में बोले स्टैटिक्स में हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स को स्टडी करने को मिलता है। ठीक है, मतलब बॉडी पे फोर्सेस भी एक्ट हो रहे हैं, बॉडी लेकिन मूव नहीं कर रही है। समझ में आई बात? ठीक है, तो डायनामिक्स में अगर हम देखेंगे, अगर यहां पे हम रेस्ट में जो बॉडीज रहती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस को स्टडी करते हैं, तो यहां पे हम जो बॉडी मोशन में रहती है उनको स्टडी करते हैं।
ठीक है। अब इसके भी अपने दो सब डोमेन्स हैं। अगर आपको याद होगा, आउटलाइन में आपको बिगिनिंग में बतलाया है कौन कौन से। एक रहा आपका काइनेमैटिक्स, दूसरा आपका काइनेटिक्स। ठीक है। अब काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ने को मिलता है, इसमें हम मोशन पैरामीटर्स को देखते हैं। ठीक है, क्या चीज को देखते हैं? मोशन पैरामीटर्स। मतलब एक बॉडी डिस्टेंस कितना कवर की है या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस, वो हम बाद में देखते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लग गया। ठीक है, टाइम। या बॉडी अगर चल रही थी तो कितनी तेज चल रही थी, किस स्पीड से चल रही थी, किस वेलोसिटी से चल रही थी, स्पीड ओब्लिक वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड वो बाद में देखेंगे जब अंदर जाएंगे तो। या बॉडी जब मूव कर रही थी, इसकी मोशन एक्सेलरेटेड थी या नॉन एक्सेलरेटेड थी। ठीक है ना, मतलब इसने कहीं पे अपनी वेलोसिटी चेंज करी या ना करी। ठीक है ना, वो सारे पैरामीटर्स को हम मोशन पैरामीटर्स कहते हैं, या इनको हम काइनेमैटिक पैरामीटर्स भी बोलते हैं। व्हाई सो? बिकॉज इनको हम काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये रही काइनेमैटिक्स की बात। अब काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? काइनेटिक्स में हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? इज दैट व्हाट मेक्स द बॉडी टू मूव। अगर बॉडी मोशन में है तो किस वजह से है? तो व्हाट मेक्स इट टू मूव, नो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन ऑफ द बॉडी। तो आप नटशेल में बोल सकते हैं कि यहां हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। किसको करते हैं? कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन मैं आप यहां पे लिख देता हूं क्योंकि यहां पे जगह थोड़ी कम है। जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जनरली हमारा जो कॉज रहता है वो फोर्स रहता है। ठीक है, या रोटेशनल मोशन में आप बोले टॉर्क रहता है। ठीक है, तो मतलब कॉज क्या है किसी भी मोशन के पीछे, ठीक है, उसको हम कहां पे देखते हैं? काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स में क्या डिफरेंस है ये तो क्लियर होगा। अब यहां पे हम मोशन पैरामीटर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हम यहां पे देखते हैं काइनेमैटिक्स में, और यहां पे हम कॉज ऑफ द मोशन, फोर्स, टॉर्क, कपल जो भी है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है। आई होप कि ये डिफरेंस आपको अब क्लियर है। नाउ देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन और एक है मैकेनिक्स की जो कि आपको पता रहनी चाहिए। उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे और उसी के साथ हम इस लेक्चर को जो है इख्तिताम करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, व्हाट इज दैट इज, लेट मी राइट दैट हियर। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं वो, इसको रब करके। और एक क्लासिफिकेशन आप देखिए, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा यहां पे। मैकेनिक्स, एक को हम बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, और दूसरे को आप बोलते हो फ्लूइड मैकेनिक्स।
फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है बेटा, तो मैकेनिक्स तो अब हमें समझ में आया है। ठीक है, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में, मोशन पैरामीटर्स एंड मोशन के पीछे जो कॉज है उसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बॉडीज जिनकी हम मैकेनिक्स देखते हैं विच आर अंडर द स्टडी, अगर वो सॉलिड है तो हम उसको सॉलिड मैकेनिक्स बोलेंगे, अगर वो फ्लूइड है तो हम उसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलेंगे। ठीक है, फ्लूइड की आपने स्कूल लेवल में डेफिनेशन जो पढ़ी होगी, ठीक है ना, एनी सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड द फ्लूइड, राइट, जैसे कि लिक्विड से। ठीक है, ठीक, तो इसके बारे में आपको क्लास 11th में पार्ट 2 में जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, वहां पे थोड़ा बहुत इस जो सब फील्ड जो है मैकेनिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज मिलेगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, बट आई होप कि जो है, जो मैंने चीज़ें इस लेक्चर में समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आई हो। एंड I would like to request you all before going to study the physics now, ठीक है, इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखिए, सुनिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।